नमस्कार, हमारी खास पेशकश शादी आबादी में आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। बच्चों को जब माता पिता स्कूल भेजते हैं तो उनके मन में विश्वास होता है कि उनका बच्चा सुरक्षित होगा और स्कूल में उसका ख्याल रखा जा रहा होगा। लेकिन अगर शिक्षा के ही मंदिर में मासूमों के साथ यौन शोषण हो तो फिर कैसे माता पिता बिना फिक्र और विश्वास के बच्चों को स्कूल भेज पाएंगे? सवाल सिर्फ यही नहीं है, बल्कि ये भी है कि घर से मासूमों को ले जाने वाले वाहन जैसे कैब अगर स्कूल की तरफ से रजिस्टर्ड भी हैं, तो क्या आपका बच्चा उसमें महफूज है? और अगर नहीं, तो इसके लिए कौन है जिम्मेदार? कैसे मासूमों का बचपन सुरक्षित होगा? यौन उत्पीड़न के जो मामले व मासूमों को लेकर बढ़ रहे हैं, उन पर कैसे रोक लगेगी? कैसे बदलेगा समाज? इसी पर होगी आज बात। आपका क्या मानना है? आखिर ये जो यौन शोषण के मामले मासूमों के साथ बढ़ रहे हैं, चाहे वो जैसे बैंगलोर में सामने आया स्कूल में, या फिर दिल्ली में सामने आया कैब ड्राइवर ने ही 5 साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न किया है, महीनों से वो ये कर रहा था। आखिर इन तमाम चीजों पर कैसे रोक लगेगी? आप भी अगर इस कार्यक्रम में अपनी राय रखना चाहते हैं तो कुछ नंबर्स हम दिखाने जा रहे हैं। नंबर्स पर कॉल करके हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। नंबर है 012025110063, 1800180152 इन नंबर्स पर कॉल करके आप भी अपनी राय हमें दे सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके बच्चे भी स्कूल जाते हैं और ऐसे में मन में एक डर सा बना रहता है कि वो सुरक्षित रहे, महफूज रहे। और हम भी लगातार यही सवाल उठा रहे हैं कि कैसे इस बात को एक तरह से इंश्योर किया जाए कि मासूम सुरक्षित है। वो जब घर से जाते हैं बाहर, चाहे वो पढ़ाई करने जा रहे हों, उस दौरान चाहे वो स्कूल बस में हो या कैब में हो, वो पूरी तरह से महफूज रहे। इसके लिए कैसे जिम्मेदारी तय की जाएगी? आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। बहरहाल इस शो को लेकर अगर आपकी अपनी कोई राय है, आप हमें कोई अपनी बात भी बताना चाहते हैं, तो हम आपको ईमेल एड्रेस भी लगातार इसीलिए दिखाते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं कार्यक्रम को लेकर। जो आपकी राय है वो आप हमें मेल कर सकते हैं। अगर आपका कोई सुझाव है तो भी आप हमें बता सकते हैं, या फिर अगर आप भी कोई कहानी हम तक भेजना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो सबके सामने आए, तो भी आप हमें ईमेल कर सकते हैं। और हमारे साथ लखनऊ से खास मेहमान हैं अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री हमारे साथ हैं। रंजना जी, स्वागत है आपका। रंजना जी, अभी आपने भी देखा होगा कि हम चाहे दिल्ली की बात करें, चाहे हम बेंगलुरु की बात करें, यहाँ पर एक बात बहुत मुख्य तौर पर देखने को आ रही है कि मासूमों का यौन शोषण हो रहा है, बचपन महफूज नहीं है। क्यों? क्या लगता है ये मामले कैसे बढ़ते जा रहे हैं? ये इधर तो देखने को रोज मिल रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि समाज को क्या होता जा रहा है। वो व्यक्ति जो मासूमों का या किसी भी महिला का, स्त्री का यौन शोषण कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, और इधर देखो मास रेप्स होने लगे हैं। ये नहीं समझ में आता है कि जब वो ये घटनाएं करता है तो वो सोचता है कि किसी का भाई है, किसी का बाप है, किसी का बेटा है, वो उस समय भूल जाता है। बड़े दुख की बात है और बड़ी पीड़ा हो रही है। समझ ही नहीं आ रहा है कि ये समाज जा कहाँ रहा है, इसका क्या निराकरण है। यहाँ पर तो अब मासूम हो, चाहे 5 महीने की बच्ची हो, चाहे 60 साल की उम्र की महिला हो, और अभी देखो बेंगलुरु में हुआ, मुंबई में हुआ, लखनऊ में हुआ, और अभी मेरठ में मास रेप हुआ, और क्या क्या हो रहा है। इसमें तो अब महिलाओं को खुद सशक्त होना पड़ेगा, खुद अपने हाथ में हर समय अपनी सुरक्षा। रंजना जी, आपने ये बात बहुत अच्छी उठाई है। रंजना जी, क्योंकि यहाँ पे ये बात बिल्कुल आपने एक बात यहाँ उठाई है। ठीक है, महिलाएं तो एक तरह से कहें तो अपनी सुरक्षा को लेकर सजग भी हैं, चाहे वो स्कूल जाने वाली छात्राएं हो, नौकरी करने वाली महिलाएं हो, हर तरफ वो जानती है कि खुद को सिक्योर वो कैसे रखें। लेकिन सवाल तो हम उन मासूमों का कर रहे हैं जो बहुत छोटे हैं। बच्चा 5 साल की उम्र में अगर स्कूल जा रहा है, जैसा कि लखनऊ ये दिल्ली का मामला आया है, ऐसे में उसे अच्छे और बुरे का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं होता है। ऐसे में उसको कैसे महफूज रखें? हाँ, यहाँ पर जो माँ बाप हैं, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है अपने बच्चे पर नजर रखें। जाने कि हर तरफ भूखे भेड़िए घूम रहे हैं, तो उनसे उनकी सुरक्षा करने का दायित्व तो माँ बाप का है। और बच्चे को फ्री होकर के एकदम फ्रेंड की तरह ट्रीट करें, और बच्चे के मन में भी ये भाव आ जाए कि कोई भी चीज छुपाए नहीं और माँ बाप को बताए। और जहाँ बच्चे बिल्कुल अबोध हैं, वहाँ तो हर समय चौकसी रखनी चाहिए, क्योंकि ये समाज को क्या हो गया है,
कुछ पता नहीं, मास रेप कर दिया, उसके बाद मर्डर कर दिया, बच्चे की जान गई, किसी का कुछ नहीं गया, उन माँ बाप का और उस बच्ची का बलात्कार के बाद अगर बच भी गई तो पूरी रंजना जी, एक बात मैं और आपसे थोड़ा समझना चाहती हूँ कि यहाँ पर अगर जैसे अभी हम दिल्ली का ही मामला उठा लें पहले तो वो जो स्कूल की कैब थी वो बाकायदा स्कूल में ऑथराइज थी, रजिस्टर्ड थी, और वही जो ड्राइवर है वही बच्ची को लाता ले जाता था। ऐसे में ये नहीं लगता कि स्कूल प्रशासन की भी जिम्मेदारी है कि एक स्कूल का मेंबर या स्टाफ या सिक्योरिटी उस कैब में रहे ताकि बच्चे सुरक्षित रहे, अगर इस तरह की कोई वारदात होने जा रही है तो उससे उनको बचाया जा सके? बिल्कुल, यहाँ पर वही बात कह रहे हैं कि समाज को क्या होता चला जा रहा है। वो ड्राइवर कमबख्त किसी का बाप रहा होगा, किसी का भाई रहा होगा। अब यहाँ स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी है कि अगर फिर बात वही आती है, अगर किसी पुरुष को वहाँ लगा दिया जाए तो क्या गारंटी है कि ये घटना नहीं होगी। अब यहाँ पर ये देखना है कि कोई जिम्मेदार व्यक्ति, और जिम्मेदार में जो बच्चियां हैं, बच्चियों के साथ महिलाओं का होना बहुत जरूरी है, तभी ये घटनाएं रुकेंगी। अन्यथा तो पता नहीं क्या होता जा रहा है, समाज में कहाँ गिरता चला जा रहा है, कोई बिल्कुल मतलब इसकी। और सवाल ये भी है, नैतिक मूल्यों का पतन आखिर इस तरह से क्यों होता चला जा रहा है, इस पर भी मैं आपसे बात करूंगी, इस पर भी सवाल लूंगी। लेकिन अभी एक दर्शक है हमारे साथ, सोनू है दिल्ली से। सोनू, क्या कहना चाहते हैं? हेलो जी सोनू, आप अपनी बात रखिए। हाँ मैडम, हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे कि ये काम जो हो रहा है, जो दिल्ली के अंदर जो शोषण हो रहा है या कहीं भी हो रहा है, इसके अलावा तो इन लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है और इनको कुछ दिनों के बाद जमानत दे दी जाती है। हम ये कहना चाहते हैं कि इनको वहाँ न कि इनके ऊपर फौरन जो है ना कोई कार्रवाई हो करके इनको खुल्ला सजा दी जानी चाहिए। जी चलिए, राय पे सजा दी जानी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी राय रखी। रंजना जी, एक सवाल ये उठता है कि ये बताइए कि यहाँ पर एक बहुत अहम सवाल है, हम चाहे किसी भी वारदात को देखें, हर एक बात यही सवाल उठाती है कि नैतिक मूल्यों का पतन क्यों होता चला जा रहा है समाज में। अब अभी तक तो जब तक ये होता था कि नैतिक शिक्षा का एक अध्याय चलता था और एक विषय था, लेकिन सो कॉल्ड सेकुलर ताकतों ने जो धर्म की शिक्षा और नैतिक शिक्षा दी जाती थी, नैतिक शिक्षा क्या है, पाप करने से, अपराध करने से रोकती है। कानून या पुलिस तो तब आती है जब अपराध हो जाता है, कठोर से कठोर कानून बनाया जाए, लेकिन वो अपराधी के लिए होता है। लेकिन नैतिक शिक्षा और जो धर्म की शिक्षाएं होती थी वो इसीलिए दी जाती थी, उसका एक चैप्टर होता था कि बेटी को बेटी मानो, माँ को माँ मानो, रामायण की शिक्षा दी जाती थी। और अभी लेटेस्ट हाल में एक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दवे ने जो कह दिया कि महाभारत और गीता और रामायण की शिक्षा देनी चाहिए, उस पर इतना बखेड़ा खड़ा हो गया। ये बखेड़ा बेकार खड़ा कर दिया गया। नैतिक शिक्षा नहीं दी जाएगी तब तक नैतिक पतन होता रहेगा और हमारी बच्चियां महफूज नहीं रहेंगी और उनको ये त्रासना। अच्छा रंजना जी, एक सवाल और आप रंजना जी, इस वेदना को क्या ऐसा लगता है कि मासूमों के साथ जो यौन उत्पीड़न बढ़ रहा है वो क्या इसके पीछे एक जो मंशा होती है कि बच्चा है, क्या समझ पाएगा, शिकायत भी नहीं कर पाएगा, धमका देंगे, क्या इस तरह की मानसिकता हो जाती है? हाँ, इसके पीछे मानसिकता तो यही होती है कि बच्चा है या बच्ची है, समझ नहीं पाएगी। यहाँ बच्चे की भी बात आती है, अननेचुरल ऑफेंसेस। छोटा बच्चा अगर मेल चाइल्ड है उसके साथ भी यही ऑफेंस किए जाते हैं, यही सोच करके कि इसको लॉलीपॉप दे दिया जाएगा, टॉफी दे दी जाएगी। या तो ये समझ नहीं पाएगा या तो किसी डर और दहशत के तहत ये अपने घर में शिकायत नहीं करेगा। यही इसके पीछे धारणा होती है। और जो ये कुकृत्य करते हैं वो मानसिक रूप से बीमार और रोगी भी होते हैं। कानून किस तरीके से मासूमों को संरक्षण दे सकता है? अगर हम देखें इन अपराधियों पर, किसी व्यक्ति को अपराधियों पर लगाम लगाना है तो फिर कैसे कदम उठाने पड़ेंगे? कानून क्या कहता है? देखियो, कानून कठोर से कठोर सजा देने का प्रावधान आ गया है और अमेंडमेंट हो गया निर्भया कांड के बाद। लेकिन सवाल फिर वहीं का वहीं खड़ा है कि कानून तब आएगा रास्ते में जब अपराध हो जाएगा। कानून बना है, आजन्म कारावास है, कठोर कारावास है, फांसी तक की सजा है 375 में अमेंडमेंट होने के बाद। लेकिन कानून तो तभी आएगा जब कोई अपराध हो जाएगा। यहाँ सवाल ये है कि जिंदगी को महफूज करना है, जीवन को सुरक्षित रखना है बच्चे का या बच्ची का, छोटी बच्ची का, तो नैतिक शिक्षा
और माँ बाप अपना दायित्व तो पूरा करें, निभाएं। नहीं, माँ बाप तो अपना दायित्व तो निभा ही रहे हैं रंजना जी। एक बात बताइए कि कोई भी माता पिता हमेशा जब बच्चे स्कूल के लिए जाता है तो यही वो कहते हैं कि भाई आप हमें सब कुछ बताइएगा जो भी आपका स्कूल में हो रहा है, जब आप आते हैं जाते हैं। जो एक अगर हम अभी के समय की बात करें तो एक जो पेरेंट्स है वो बहुत ज्यादा अलर्ट है अपने बच्चों को लेकर, लेकिन सीधी सी बात है जब बच्चा निकल जाता है माता पिता भी तो आखिर स्कूल के अंदर नहीं जा सकते। जहां ये बेंगलुरु का मामला सामने आया है, यहाँ पर टीचर के ऊपर ही इस तरह का 63 साल का वो टीचर है जिसने 8 साल की बच्ची के साथ यौन शोषण किया है। फिर ऐसे मामलों पर हम कैसे रोक लगाएंगे? क्योंकि शिक्षा का मंदिर है, वो समझा जाता है बच्चा महफूज है स्कूल में, लेकिन अगर इस तरह का मामला निकल कर आएगा तो कैसे महफूज होगा? हाँ, मेरा कहने का ये आशय नहीं था कि माँ बाप अपना दायित्व तो नहीं, मेरे कहने का ये आशय था माँ बाप जो है बर्ड्स आई की तरह निगरानी करे, चाहे वो स्कूल में 63 साल का टीचर हो, चाहे वो बस का ड्राइवर हो, क्योंकि अब यहाँ कोई और चारा नहीं बचा है, तो ये निगरानी माँ बाप को ही अच्छा, चलिए आपकी बात को अगर मैं जी रंजना जी ये बताइए फिर कि अगर निगरानी की बात, जी रंजना जी अगर आप निगरानी की बात कह रही हैं कि माता पिता निगरानी करें, लेकिन स्कूल के अंदर तो वो निगरानी नहीं कर सकते। स्कूल के अंदर निगरानी नहीं कर सकते, लेकिन स्कूल के अंदर जाएं, पेरेंट टीचर्स मीटिंग हो, वहां पर देखें। देखो अब स्कूल के अंदर निगरानी कर सकते हैं, हर तरीके से कर सकते हैं, वहां जाके गार्जियन से मिले, बात करें, क्योंकि घटनाएं दिन प्रतिदिन होती जा रही हैं और नैतिक पतन तो हो ही रहा है। अब इसकी जिम्मेदारी बच्चा हमारा है, अगर मेरा बच्चा है तो मेरी जिम्मेदारी है उसकी। नहीं रंजना जी, यहाँ पे शायद हम रंजना जी शायद हमें इस दृष्टि से भी सोचना पड़ेगा कि माता पिता तो हर एक माता पिता अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे रहा है, वो तो चाह रहा है माता पिता कि हमारा बच्चा महफूज रहे, वो सारे कदम उठा रहे हैं। पेरेंट्स टीचर की मीटिंग की बात रही तो ऐसे में जाते हैं वहां पर भी पेरेंट्स, लेकिन क्या सिर्फ जिम्मेदारी पेरेंट्स की बन जाती है? क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बन जाती, स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बन जाती, या एक सोच को ही बदलना पड़ेगा? क्या ये एक जिम्मेदारी नहीं बनती है? बहुत सारे सवाल है रंजना जी, आपसे मैं जवाब लूंगी, लेकिन यहाँ हमें रुकना पड़ेगा। इस चर्चा में आप भी शामिल हो सकते हैं, हमें फोन कर सकते हैं। अभी नंबर्स हमने आपको दिखाए हैं, नंबर्स पे कॉल करके आप ये हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फौरन लौट रहे हैं। आज हम बहुत गंभीर मामले पर एक चर्चा कर रहे हैं कि मासूमों के साथ जो छेड़छाड़ बढ़ रही है, रेप बढ़ रहे हैं, इस पर कैसे लगाम लगाई जा सकती है। रंजना अग्निहोत्री हमारे साथ है लखनऊ से लगातार, और एक दर्शक है इस वक्त हमारे साथ, अब्दुल है एक दर्शक सऊदी अरेबिया से। अब्दुल, आप भी क्या कहना चाहते हैं इस कार्यक्रम को लेकर? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जरा रंजना जी जो कह रहे थे कि ये लोग बीमार होते हैं, ये लोग बीमार नहीं होते हैं। हाँ। ये लोग शातिर बदमाश होते हैं। और समाज में सुधार जब आ सकता है जब उनके माँ बाप को पता चलेगा कि बड़ा होकर कहीं हमारे बच्चे को मौत की सजा न हो जाए, इसलिए इस अपराध पे मौत की सजा होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तब अपने माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात रखी। इस मामले पर लगातार प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, मासूमों के साथ जिस तरह से रेप और छेड़खानी बढ़ रही है, इस पर सामाजिक कार्यकर्ता सुभाषनी अली ने क्या कहा है वो भी सुनते हैं। ये जो तमाम मामले आ रहे हैं सामने, इनमें भी कम से कम सरकार ये तो कर सकती है कि तुरंत कार्रवाई करके तेजी के साथ मुकदमा चला करके बहुत इन लोगों को सख्त सजा दे, तो एक तरफ सरकार हमसे हम कहेंगे कि हाँ वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग भी बहुत गंभीरता पूर्वक विचार कर रहे हैं। रंजना जी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं लखनऊ से। रंजना जी, एक सवाल ये बताइए मुझे कि चलिए पेरेंट्स तो अलर्ट हो गए, हर तरफ वो निगरानी कर रहे हैं, लेकिन कैसे और कानून का वो सहारा ले सकते हैं अगर इस तरह का कोई मामला आता है तो? फिर देखिए, ये जो पैशाचिक और पाशविक मनोवृत्ति के लोग हैं और ये घटनाएं जो हो रही हैं, इनसे बचने के लिए कानून का सहारा तो हम लेंगे ही लेंगे सजा दिलाने के लिए, लेकिन यहाँ पर पूरे समाज, पूरे सरकार, स्कूल प्रशासन और वो इंस्टीट्यूशन जहाँ बच्चियां या महिलाएं हैं, इनकी पूरी जिम्मेदारी है और इनको जिम्मेदारी अपनी लेनी पड़ेगी। पूरी जिम्मेदारी के साथ बच्चों को एडमिशन करने के बाद इनको अपने स्कूल से लेके अगर बस जाती है तो घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी स्कूल प्रशासन की होनी चाहिए। अगर अवयस्क बच्चियां कहीं पढ़ती हैं
तो कॉलेज प्रशासन से लेकर के घर तक की जिम्मेदारी लें और वहां पर माँ बाप लें, और सरकार की भी जिम्मेदारी है, और जो संगठन सामाजिक संगठन है उनको भी पूरी जिम्मेदारी के साथ आना पड़ेगा, तभी इस प्रवृत्ति के लोगों का सफाया हो सकता है। कानून तो अपना काम कर ही रहा है, कठोर कानून हो गया है, अमेंडमेंट हो गया है। किसी भी स्त्री की तरफ आप, किसी भी महिला की तरफ आप टेढ़ी निगाह से देखें और वो कंप्लेंट करती है तो वहां पर उसको सजा होती है, कठोर से कठोर सजा होती है। लेकिन सवाल ये है कि ये नौबत क्यों आए, उससे पहले ही क्यों न बचा जाए कि ये नौबत आए। कोई घटना हो, कोई दुर्घटना हो, उससे बचाव का रास्ता हमें सोचना होगा और हमें पूरे समाज को ये जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेनी होगी, तभी हमारी बच्चियां महफूज हो पाएंगी। बिल्कुल। एक और दर्शक हैं इस वक्त, कयूब खान है हमारे साथ, आप भी अपनी राय रखिए। हेलो जी, क्या कहना चाहते हैं? जी मैम, मैं कयूम खान बोल रहा हूँ दिल्ली से। हाँ कहिए। जी मैम, मेरी राय ये है कि हर वैन के साथ जो ड्राइवर होता है, ड्राइवर के साथ एक लेडीज होनी चाहिए, लेडीज टीचर होनी चाहिए। जो अगर लेडीज टीचर साथ में होगी तो शायद इस तरह की बदतमीजी नहीं होगी, क्योंकि अगर जेंट्स के साथ जेंट्स होगा तो हो सकता है कि वो दोनों मिलकर इस बदतमीजी को करें, लेकिन अगर लेडीज होगी तो शायद ये बदतमीजी नहीं होगी। और ये जो जितने भी क्राइम हो रहे हैं इसमें कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, जिससे कि लोगों के अंदर इज्जत हो। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात रखी। रंजना जी, क्या ऐसा आपको लगता है कि कानून में कुछ परिवर्तन की जरूरत है, जिस तरीके से चाहे हम स्कूल में बच्चे जब पढ़ रहे हैं तब उनकी सिक्योरिटी की बात करें, या फिर जब वो घर से स्कूल पहुंच रहे हैं, क्या आपको लगता है कहीं कोई जरूरत है जो बदलाव की? अभी निर्भया कांड के बाद 375, 376 में बहुत सारे क्लॉजेस बन गए हैं, 16 क्लॉजेस बन गए और इतना उसमें हैवी पनिशमेंट हो गया है, डेथ पेनल्टी तक की हो गई। अब उससे ज्यादा परिवर्तन क्या होगा? अब समय के हिसाब से हो सकता है कोई आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़े, लेकिन अभी तो इतना स्ट्रिक्ट कानून हो गया है, लेकिन बावजूद उसके घटनाएं क्यों नहीं रुक रही? इसका मतलब हमारा प्रशासन, हमारी सरकार कहीं न कहीं अपने कानून का डर भय दिखा पाने में अक्षम हो रही। यूपी में देख लीजिए कितनी घटनाएं हो गई, कितनी घटनाएं हो गई। इसका मतलब है सरकार की नाकामयाबी। कानून तो कठोर बन गया, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन करना और अपराधों को रोकना सरकार का काम है, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही है। एक और दर्शक है, सुखबिंदर है हमारे साथ। सुखबिंदर, क्या कहना चाहते हैं, आखिर कैसे रुकेगा मासूमों के खिलाफ ये अपराध? टीवी का वॉल्यूम पहले आप कम कर दीजिए। हाँ मैम, मैं कहना चाहता हूँ कि जो सुखबिंदर, आप टीवी का वॉल्यूम कम करिए और इसके बाद जो कहना चाहते हैं कहिए। जी मैम, जो चलिए, बहरहाल संपर्क आपसे नहीं हो पा रहा है। हमारे जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे यही गुजारिश है कि टीवी का वॉल्यूम आप कम करके ही हमारे साथ संपर्क करें, क्योंकि आपकी आवाज हम नहीं सुन पाएंगे वरना। रंजना जी, एक बहुत अहम सवाल मैं आपसे यहाँ करना चाह रही हूँ कि जो स्कूल है, खासतौर पे यहाँ पर जो भी मामले देखने को मिल रहे हैं, 2 मामले मैं बैंगलोर का जिक्र चूंकि करना चाहूंगी, वहां स्कूल का इन्वॉल्वमेंट रहा है। ऐसे में नहीं लगता स्कूलों को लेकर जो नियम है, खासतौर पर सुरक्षा को लेकर बच्चों के, उनमें बहुत सारी चीजों को देखना पड़ेगा? हाँ, अब उस घटना को देखने के बाद तो लगता है कि अगर स्कूल के जो बायलॉज बने हैं, नियमावली है और बच्चों के एडमिशन के नियम है और वहां पर क्या क्या जिम्मेदारियां किसके किसके ऊपर दी गई हैं, वहां पर अब अमेंडमेंट की बहुत जरूरत है और यहाँ पर बहुत सतर्कता बरती जानी चाहिए। स्कूल प्रशासन में भी एक कमेटी बने जिसमें कि पर्याप्त मात्रा में महिलाएं हों। एक महिला से नहीं काम चलेगा। जैसे 7 की कमेटी बनती है तो कम से कम 3 या 4 महिलाओं का होना उसमें आवश्यक है। उसके बाद वहां पर जितने नियम हैं उनको देखा जाए किस तरीके से हमारी बच्चियों की सुरक्षा हो सकती है और उनका बचपन कैसे महफूज हो सकता है और उनका यौवन कैसे महफूज रखा जा सकता है, तभी ये सब कुछ आगे बढ़ सकता है। मनोज एक दर्शक है रुद्रप्रयाग से। मनोज जी, क्या कहना चाहते हैं? हेलो जी, क्या कहना चाहते हैं मनोज? हाँ मैडम, मैं ये कहना चाहता कि जो लोग ऐसे काम करते हैं उनको सीधा पब्लिक के हवाले करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। रंजना जी,
ये एक सवाल मैं ये करना चाहती हूँ कि हाँ, अगर हम देखें तो निर्भया कांड के बाद ये कह दिया गया था कि खास तौर पे जहां महिलाएं काम करती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कहा गया था कि अभी कभी भी अगर रात में जो गाड़ियां निकलती हैं उनमें आपको सिक्योरिटी गार्ड देना पड़ेगा, लड़कियों का लास्ट ड्रॉपिंग नहीं होगा। ये इस तरह के नियम बनाए गए थे। लेकिन अगर हम स्कूल में देखें तो स्कूल में अभी भी कैब्स के यहां तक कि जो बस है उनको लेकर इस तरह के नियम नहीं दिखते हैं। हाँ, नहीं दिखते हैं, इनको निश्चित ही बनवाना चाहिए। अब यहाँ पर स्कूल प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभानी चाहिए और सरकार को भी इसमें अपनी आंखें खोलनी चाहिए कि कब तक हमारे बचपन महफूज नहीं रहेंगे बच्चों के। सरकार की जिम्मेदारी है, जब देखें कि सारी तरफ नाकामियां भी हो रही है, कोई आदमी सक्षम नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी सरकार की होती है। उसको ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में इंटरवीन करने के बाद वहां पर पैनी नजर रखनी पड़ेगी और ये देखना पड़ेगा कि जो आदमी अपॉइंट हो, जो सिक्योरिटी गार्ड अपॉइंट हो और जो ड्राइवर हो, जो कंडक्टर हो, उसका चाल चलन देखने के बाद ही वहां पर अपॉइंटमेंट हो और वहां पर कुछ ऐसी व्यवस्था करी जाए जिससे कि उनको सुरक्षा मिल सके, प्रॉपर सुरक्षा मिल सके। जी चलिए रंजना जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अहम सवाल यही है कि सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो मासूमों की, क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र में उन्हें नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है। ऐसे में क्या इसका फायदा उठता रहेगा, कब इसको लेकर कड़े कदम उठाए जाएंगे। आदि आबादी में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।